तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टॉपिक मैंने बताया, पहला प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो अभी इसमें डिस्कस करेंगे अपन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी का डायरेक्ट यूज हो। भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी का क्या होगा? यूज। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी का कैसे होगा? क्या होगा? डायरेक्ट यूज होगा। अब कैसे होगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। पहला इसका एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, एक्सप्लेन करो। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्सप्लेन करो। या तो क्वेश्चन आएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप एक्सप्लेन करो। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरा एक्सप्लेन करने को आया तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप को अपन एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो पहले ये क्या है, क्या ये है एक सेल, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो इस सेल मेम्ब्रेन को मैं ना एकदम छोटे से पार्ट को बढ़िया से डिटेल में काट के दिखाता हूं तुमको। अब देखो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार के ये प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये दो प्रकार के, ये क्या है? कैरियर प्रोटीन, जो कि ट्रांसफर करेंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अब अल्फा जो होता है ये इसका इंटरनल साइड, मैं पहले बता दूं ये क्या है, इंटरनल साइड है, और ये क्या है, एक्सटर्नल साइड है। तो जो इंटरनल साइड है उसमें जो अल्फा, क्या पता है, अल्फा के कैरियर प्रोटीन के दो पार्ट, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा पार्ट है, अल्फा पार्ट के इंटरनल में तीन जो होते हैं मेन साइड होती है। पहला एटीपी बाइंडिंग साइड होती है, जो एटीपी को बाइंड करके रखती है। दूसरी होती है फास्फोराइलेशन साइड। फास्फोराइलेशन साइड जो होती है वो क्या करती है, एटीपी को तोड़ती है एडीपी और आईपी में, जिससे एनर्जी निकलती है ना। टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी जो कि काम आएगी। उसी के थ्रू एक होता है सोडियम अटैचिंग साइट, जिससे सोडियम अटैच होकर बाहर जाएगा। तो तीन चीजें होती हैं अंदर साइड, कौन सी? पहला एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा फास्फोराइलेशन साइट, और तीसरा होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम अटैचिंग साइट। यहाँ पे एटीपीएस एक्टिविटीज होती है, नहीं एटीपी, जैसे कि एटीपी बाइंडिंग साइड है और ये एटीपी को एडीपी और आईपी में तोड़ता भी है, तो इसलिए यहाँ पे एटीपीएस की एक्टिविटी होती है, यानी एटीपीएस एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद क्या बात करूंगा कि जो कैरियर प्रोटीन की अल्फा पार्ट है, जो कि बड़ा पार्ट है, अल्फा और बीटा में आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट है, बड़ा है अल्फा। तो अल्फा पार्ट जो है उसके एक्सटर्नल साइड में क्या क्या अटैचमेंट साइड होती है? तो पहला होती है ओवीरेन। ओवीरेन, इसको पढ़ते हैं ओवीरेन। ओवीरेन जो होता है ये एक प्रकार का पॉइजन होता है, कार्डियक पॉइजन होता है ये। और ये क्या करता है, जो ये प्रोसेस को इनहिबिट करने का, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम कौन करता है? ओवीरेन कहता है। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कौन सा होता है? पोटेशियम अटैचिंग साइट होती है इसमें। तो मैं बता रहा हूं कि सोडियम पोटेशियम पंप में सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में। तो इंटरनल में तीन स्ट्रक्चर एकदम रटने हैं इनको, तीन स्ट्रक्चर। पहला एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा फास्फोराइलेशन साइट, तीसरा सोडियम अटैचिंग साइट। और एक्सटर्नल में कौन कौन सा होता है? ओवीरेन एक तो हो गया नॉर्मल, दूसरा कौन सा? पोटेशियम। अब एक मिनट, क्या बता रहा था मैं? हाँ, कि इंटरनल में पहला एक सोडियम अटैचिंग साइड है, दूसरा एटीपीएस अटैचिंग साइड है, और तीसरा फास्फोराइलेशन साइड है। ये एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में कौन कौन से होते हैं? तो एक्सटर्नल में पहला ओवीरेन मैंने बताया, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है, यानी प्रोसेस को रोकने का काम करता है। और दूसरा पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख इसमें क्या हुआ, सोडियम जो है, ये जो सोडियम है अटैचिंग साइट कहाँ है? इंटरनल पे। यानी सोडियम यहाँ पे इंटरनल पे प्रेजेंट क्या होगा? सोडियम। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम। सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, यानी एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है? पोटेशियम। तो सोडियम अंदर से अटैच हुआ तो कहाँ जाएगा? बाहर। और पोटेशियम बाहर से अटैच हुआ तो कहाँ जाएगा? अंदर। तो अब इसमें मैं बता रहा हूं कि जैसे ये सेल है, इससे सोडियम कहाँ जाएगा? बाहर। पोटेशियम कहाँ आएगा? अंदर। तो तीन चार्ज गए बाहर, दो चार्ज आए अंदर। तो अंदर एक की क्या हो गई? कमी। तो यानी एक पॉजिटिव चार्ज की कमी कहाँ हुई? अंदर। तो यानी अंदर एक क्या ज्यादा बढ़ा? निगेटिव चार्ज। तो बाहर क्या एक प्लस हुआ ज्यादा? पॉजिटिव चार्ज। मैं फिर से बता रहा हूं कि सोडियम की अटैचिंग साइट सेल के अंदर थी, अल्फा चेन में अंदर सोडियम अटैच हो रहा था, अटैचिंग साइट थी। बाहर पोटेशियम अटैचिंग साइट थी, यानी अंदर से बाहर जाएगा सोडियम। तो तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर आ रहे हैं दो। तो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, यानी बाहर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका अल्टरनेटिव चार्ज अंदर निगेटिव एक बढ़ रहा है। तो अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ, मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं, मेंटेन एंड क्रिएट। क्रिएट बड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्रिएट ही करता है मेन, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या क्रिएट करता है, हाई पोटेशियम इन सेल, हाई पोटेशियम इन सेल एंड लो सोडियम इन सेल। सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है ना, तो सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम की क्या हो रही है सेल के अंदर, कमी, तो क्या हो गया, लो सोडियम इन सेल। उसके बाद हाई पोटेशियम इन सेल, यानी पोटेशियम कहाँ आ रहे हैं, अंदर, तो पोटेशियम अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो पहला फंक्शन क्या कि हाई पोटेशियम सेल के अंदर और लो पोटेशियम सेल के अंदर मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा क्या क्रिएट करता है, टू क्रिएट, ये हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कहलाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 होता है। अब आगे इसको डिस्कस करेंगे, मसल्स में है ये। और उसका बाद क्या मैं बताऊं कि सेल बॉडी या सेल वॉल्यूम, सेल बॉडी या सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे काम करता है, इसका डिस्कशन तो डिटेल डिस्कशन तभी होगा जब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी का डायरेक्ट यूज होता है, जबकि सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का इनडायरेक्ट यूज, यानी किसी भी एक प्रोसेस चल रही है ना, उससे एनर्जी को खींच के दूसरी प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस चल रही है, यानी सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, तो इसकी एनर्जी के थ्रू दूसरा ट्रांसपोर्ट होगा जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेबल है। प्राइमरी का सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्राइमरी से पूरा लेना देना है। इसलिए मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कपलिंग रेशियो 3:2 है। ये बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि अंदर से बाहर 3 सोडियम जा रहे थे और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम आ रहे थे, तो 3 और 2 दोनों का रेशियो क्या होगा, कपलिंग रेशियो इसलिए बोला क्योंकि दोनों एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हो गए कपल, जोड़ा बन गया। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को कौन इग्नोर मारता है, यानी कौन उसको घटाता है, कौन उसको बढ़ाता है, यानी कौन सपोर्ट करेगा और कौन रिजेक्ट करेगा। तो बढ़ाने में, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाने में, यानी सोडियम पोटेशियम पंप के ट्रांसफर में या जल्दी जल्दी सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में या एक्सचेंज में कौन मदद करता है, तो बढ़ाता कौन है, इस एक्टिविटी को बढ़ाए कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, बहुत पॉपुलर है, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन होते हैं। ये रटने वाला है कि थायरोक्सिन, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और घटाते कौन से हैं, तो ओविब्रेन, मैंने पहले बताया कि ओविब्रेन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का इनहिबिटर यानी पॉइजन है। तो ओविब्रेन, डोपामाइन और हाइपोक्सिया यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया कहलाती है। तो इससे भी सोडियम पोटेशियम पंप की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इफेक्ट होती है, यानी कम होती है। हाइपोथर्मिया यानी बॉडी में टेम्परेचर की कमी, इससे भी सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इफेक्ट आता है। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल, एक तो हो गया सोडियम पोटेशियम पंप खत्म हो गया, दूसरा एग्जांपल पेराइटल सेल कहाँ होती है, तो पेराइटल सेल होती है स्टमक में। स्टमक पार्ट होता है जीआईटी का, ये डाइजेशन का है। इसमें मैं बता रहा हूं, जैसे ये हो गई स्टमक की लेयर हो गई, ठीक है, ये हो गई ल्यूमन। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे सोडियम पोटेशियम था, यहाँ था पोटेशियम और वो होगा हाइड्रोजन और पोटेशियम का होगा। देखो पोटेशियम अंदर जाएगा और H+ बाहर आएगा, ये ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। ये भी किसका एग्जांपल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अगला मैं बात करता हूं मसल्स में कैसा होता है। मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे सेल्स में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे मसल्स में पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसी एक्टिविटी होती है, जैसी क्या होती है, सीधे बताता हूं मैं। मसल में क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट या मेन केमिकल काम करता है जिसका नाम होता है कैल्शियम। ये कक्कू जो काम करता है, इसका काम क्या होता है कि यदि ये अटैच हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो गया, किससे, वेसिकल से रिलीज होता है और अटैच हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। यानी कैल्शियम यदि हो गया क्या, बाइंड, तो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और यदि कैल्शियम हो गया डिटैच, यानी कैल्शियम अलग हो गया, तो क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन होगा। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो थ्योरी है उसमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी में ये कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होगा और यही कहलाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि कैल्शियम जुड़ा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और कैल्शियम हटा तो हो गया रिलैक्सेशन। किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें क्या एनर्जी का यूज होता है, डायरेक्ट एनर्जी का यूज होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खत्म होता है, इंड हो गया। उसके बाद अपन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।